नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस के करंट सीरीज में आपका स्वागत है। जहां पे हम लोग जो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स परीक्षा 24 अक्टूबर को होने वाला उसमें करंट अफेयर के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। खास करके इसमें दृष्टि जो मैगजीन है, जो घटना चक्र द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसको 1 सितंबर 2020 से लेके 30 सितंबर 2021 तक को हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं यूपी स्पेशल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा यहाँ जो महत्वपूर्ण होने वाला ट्रेंड एनालिसिस, जो ट्रेंड एनालिसिस होगा, इसमें कौन कौन सा ईयर में कितने क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर के बारे में, इसके बारे में हम लोग सब विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि आपको कम समय में बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सके। इसके साथ साथ जो ये दृष्टि जो मैगजीन है हमेशा हिंदी में आता है, इसको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश मीडियम में बनाया गया है ताकि दोनों मीडियम में आपको सुविधा हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका ट्रेंड एनालिसिस क्या है। इसका ट्रेंड जो करंट अफेयर का ट्रेंड एनालिसिस है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग जनरली 2017 से लेके 2020 तक देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कितना कितना क्वेश्चन, कौन कौन सा ईयर आया है। इसको बारे में थोड़ा सा आपको एक रफली आइडिया मिलेगा कौन कौन सा ईयर कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो इसमें सब 17 की बात करें तो 30H क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 18 में बात करें तो 30 क्वेश्चन पूछा गया, और 19 में बात करें तो ही घटकर कितना हो गया 26। बट 20 में की बात करें तो टोटल 35 आ गया। अब इसी आधार पे आप अंदाजा लगा सकते हैं 21 में अपने पेपर होने जा रहा है, इसका कितना होगा। ये जो भी XYZ होगा यहाँ, ये कहीं ना कहीं आपका यूपी पीसीएस में आपका प्रीलिम्स जो है आपको क्वालिफाई करने में डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो ये चीज़ को बिल्कुल आप इग्नोर किए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां ये इग्नोर करेंगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं होने की संभावना प्रबल हो जाता है। तो इसलिए कम समय में कैसे ज़्यादा आउटपुट लिया जाए, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ये हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यूपी पीसीएस का जो करंट अफेयर है उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो पहला जो इसमें तीन तरह के पूछा जाता है, एक राष्ट्रीय घटनाक्रम, दूसरा जो पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उत्तर प्रदेश विशेष, जो कहीं ना कहीं आपको इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इसलिए नहीं जा सकते हैं कि यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर, जो ये सिर्फ मैं करंट की बात कर रहा हूँ, ये करंट मैं मतलब फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे ट्रेडिशनल बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये जो 7 क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, चाहे ये तीनों की जो बात हम कर रहे हो, ये सिर्फ करंट अफेयर की बात की जा रही है। तो ये चीज़ 3 स्तर पे हम लोग पढ़ेंगे, जहां हमेशा यूपी पीसीएस के ही पैटर्न अभी तक रहा है, किसी तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या पढ़ना है, प्लस उत्तर प्रदेश विशेष में क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि पहले देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम का। तो इसमें 4 साल हम बताएं तो 4 साल को हम लोग बेस लेके चल सकते हैं, आगे तक देख सकते हैं, बट देयर आर नो नीड्स, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला हम लोग जो देखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीतियाँ। ठीक है, इसमें नीतियाँ या पॉलिसीज। तो 2020 में जो अभी देखा था इसमें 4 क्वेश्चन आया था। 2019 में कितने आए थे, 2 आए थे। 18 में नहीं आया था और 17 में आया था। उसके बाद आए थे योजनाएं जो प्लान है, जो उज्ज्वला हो गया, इस तरफ जितने भी हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस तरफ के 2020 में टोटल 9 क्वेश्चन आया था। 19 में 1 क्वेश्चन आया था, और इसमें 18 में कितना आया था, 3 क्वेश्चन आया था। उसके बाद ये कितना आया था, 17 में 0 क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि खेल से देख लेते हैं। ठीक है, खेल में आया था 2 क्वेश्चन 20 में, 19 में 2 क्वेश्चन, और 17 में 2 क्वेश्चन। पर्यावरण में 1 क्वेश्चन 2020 में आया था, उसके बाद नहीं क्वेश्चन आता। बट पर्यावरण 1 क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं कि आपको 1 ही क्वेश्चन आएगा, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ वन सेवा जो है खास करके इसी के साथ लिया जा रहा है, इसलिए इसका पर्यावरण का इसको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पर्यावरण सेक्टर को यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद सूचकांक देख लेते हैं हम लोग। सूचकांक ये हम लोग उतना ही देखेंगे जो ज़्यादा कहीं ना कहीं हमको कम पढ़कर ज़्यादा आउटपुट मिले। तो सूचकांक 3 2020 में, 19 में 2, और उसके बाद 18 में 2 और 17 में 1। तो इससे कहने का मतलब क्या, आप सूचकांक हो गया, पर्यावरण हो गया, खेल हो गया, और सबसे ज़्यादा योजना हो गया, नीतियाँ, ये सब चीज़ें को हमको विस्तार से पढ़ेंगे ताकि हम लोग कम मेहनत करके ज़्यादा क्वेश्चन को सही करें। तो यही होता है एक बेस्ट स्ट्रेटजी पीटी क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मिसलेनियस।
मिसलेनियस। इसमें कौन सा टॉपिक पूछेगा कोई डिसाइड नहीं होता है। इन सब के अलावा जो भी टॉपिक आ जाता है उसको मिसलेनियस से पूछेंगे। जो 2020 में 6, 19 में आपका 8, 18 में 7 और 17 में 6 क्वेश्चन आया था। इस तरह घटनाक्रम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है सम्मेलन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सम्मेलन। सम्मेलन से 2020 में कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 2, 19 में 1, 18 में 2 और 17 में 4 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है रिपोर्ट। जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, कितना रिपोर्ट है उसका? 0, 0, इसमें 3 और 4। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा क्वेश्चन। इसको भी थोड़ा सा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो चर्चित स्थल, जो स्थल जो बात का मतलब चर्चा में रहा है, फेमस रहा है, उसमें 0 20 में, इसमें 19, 4, 0। उसके बाद इसमें अब देख लेंगे, लास्ट वाली देख लेंगे हम लोग पुरस्कार। देख लेंगे कि पुरस्कार प्लस मिसलेनियस। मिसलेनियस हो गया प्लस जो पुरस्कार दिया गया है, कौन कौन सा किसे किसे मिला है पुरस्कार। 2020 में 2, 19 में 5, 0, 0। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो खास करके है यूपी स्पेशल, ठीक है ना, खास कर करंट रिगार्डिंग में 2020 में 7 क्वेश्चन, 19 में 0 क्वेश्चन और 18 में 3, 3, 17 में। तो इस तरह से आपको ये ट्रेंड एनालिसिस है टोटल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का करेंट का। अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। आज जो पहला टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें करेंगे हम लोग जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क। अब देखिए ये तो करंट है ही है। अब इसमें देखिए आपको स्मार्ट दिमाग क्या लगाना है कि जलियांवाला बाग का जो भी हिस्टोरिकल इवेंट था उसको आपको विस्तार से कवर करना है। ये आपका हिस्ट्री का एक होमवर्क मान लीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री में एक क्वेश्चन खास करके मॉडर्न में यहाँ से बनता है। तो आप लोग जलियांवाला बाग को पूरे अच्छे से आप कवर कर लेंगे। अब यहाँ क्या कर रहा है कि जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है ना। एक घोषित किया गया, एक किसके द्वारा किया गया था? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, पंजाब के जो सीएम है उनके द्वारा। अब इसमें देश में 23 अप्रैल 2019 से 23 अप्रैल 2020 तक जलियांवाला हत्याकांड के शताब्दी वर्ष मनाया गया था। तो हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ दे, ठीक है। उसमें क्या सीएम द्वारा कहा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, वहाँ जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है उसमें जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना किया गया। जिस तरह से काशी विद्यापीठ हो गया, पुणे विद्यापीठ होगा, उस तरह से वहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला ही हो गया। और अगला जो करेंट अफेयर देखते हैं, जिराज खास सुरक्षा सूचकांक 2020 और 21। तो इसमें देखते हैं फूड से स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको देखेंगे। जो इंग्लिश में है वो इधर आप देख लेंगे, ठीक है ना। हम इसको डिस्कशन को हिंदी में रखेंगे। तो इसमें किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फिसाई द्वारा, ठीक है ना। मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहली बार 2019 में 20 में खास सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून को जारी किया गया था, ठीक है। इस सूचकांक का जो मेन मेजर है, जो मेन इंडिकेटर है, उसको देखते हैं। जो इसके राज्य के प्रदर्शन का कौन सा राज्य कितना प्रदर्शन किया है उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें मूल्यांकन में कौन कौन सा है? खाद्य, मानव खाद्य और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, कंप्लायंस बोलते हैं इसको, एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब हुआ कि स्किल्ड कीजिए, ठीक है ना, एक बेटर एजुकेशन दीजिए, ठीक है। प्लस फूड, जो खास करके फूड जो है उसको वेयर हाउस को एक अच्छा दुरुस्त कीजिए, और प्लस उसका प्रशिक्षण दीजिए, इससे वो कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू होता है। उसके बाद क्या है? फूड एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि आप जब फूड को जो आप सुरक्षा दे रहे हो, जब तक उसका रख रखाव, उसका एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, एक वेयर हाउस नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत है। प्लस मॉनिटरिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट, मतलब कह रहा है निगरानी और उपभोक्ता सशक्तिकरण पे भी ये बात की गई है। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। अब ये कह रहा है राज्य खास सूचकांक 26 राज्य एवं यूटीज में शामिल किया गया। तो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले की बात करें तो सबसे बड़े राज्य में टोटल में 18 में है, ये टोटल में 18 में। तो गुजरात का जो सूचकांक है 72 है, और छोटे राज्यों में गोवा का है 63 है, एवं यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर का 67 है। और ये इस सूचकांक में सबसे निम्न जो स्थान प्राप्त किया है
वो जो खास करके यूटी एवं स्टेट में तो मिजोरम का 8 है, बिहार के 20 है एंड लक्षद्वीप का आपका टोटल 8 है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल आपका 5th पोजीशन है। चूंकि आप यूपी पीसीएस के पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पॉइंट को आप 5th पोजीशन यूपी को आप ध्यान रखेंगे। यदि आपको वीडियो लाइक हो रहा है तो आप मेरे हौसला जाहिर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो सकता आ सकता है, इसको देख लीजिएगा। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये लद्दाख में बनाया गया है अभी, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत। यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम सिंधु नदी पे है। सिंधु नदी मतलब हो गया सिंध सभ्यता हो गया ना, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम पे वहाँ एक नदी थे, सिंधु नदी के नाम पे इसको रखा गया। तो ये भी एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। एक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बजटीय प्रावधान। अब बजटीय प्रावधान का मतलब क्या हुआ कि भारत के संचित निधि, अब यहाँ भारत के संचित निधि आर्टिकल का आप एक देख लेंगे, प्लस इसका क्या क्या वर्क है, इसमें कौन कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम टैक्स, इसको आप एक बार देख लेंगे, जो पॉलिटिक आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये हो गया। इस विद्यालय का अधिकार क्षेत्र जो है लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख, समझे नहीं, ये क्वेश्चन आएगा असर्शन रीजनिंग में, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो विश्वविद्यालय बनेगा इसका अधिकारता होगा जो लेह लद्दाख कारगिल सहित पूरे लद्दाख पे काम करेगा। अब जैसा कि पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को दो भाग में भाग गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना गया, तो ये तो है ही है, इसको देखना है। चलिए अगला जो हम लोग डिस्कशन करेंगे रेल कौशल विकास योजना, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि जो बेरोजगार युवाएं हैं उसको रोजगार क्षमता एवं उद्यमता बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यवसाय एवं तकनीकी प्रशिक्षण करना, मतलब खास करके उसको स्किल डेवलपमेंट करना है। किसको, जो खास करके बेरोजगार है उसको युवाओं का स्किल्ड करवाना है, किसके, रेल मंत्रालय द्वारा, रेल जो संस्थान है उसके द्वारा करवाना जाता है। इसमें इसके अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम रखा गया। तब कौशल विकास कार्यक्रम क्या क्या है इसमें देख लेते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर, मशीनिस्ट, उसके बाद फिटर, ये जो आप देख रहे हैं ITI जो होता है ना, ITI के तहत इसको स्किल्ड की जाएगी। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि आपको 100 दिन का मतलब बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। उस जो ट्रेनिंग आप जब कंप्लीट करते हो तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ताकि आपको एक जॉब को आपको क्रिएशन में आपको जॉब आसानी से मिल जाए, जो खास करके स्किल्ड हुए वो। इसमें इसका योग्यता रखा गया है जो मैट्रिक में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया हो उसको उसी आधार पे इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। इसके जो योग्य हैं वो 18 से लेके 35 आयु के उम्मीदवार होंगे। जो भी कैंडिडेट हैं उनके 18 से लेके 35 वर्ष तक है वो ये कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका नोडल एजेंसी है जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीपीसीएस के एग्जाम से देने जा रहे हैं यूपीपीसीएस, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, इसको आप टिक लगा लेंगे। प्लस इसके लिए जो ट्रेनिंग की जाएगी रेलवे के 75 जो ट्रेनिंग देने वाली संस्थान है उसको चिन्हित किया गया है। तो ये आपका रेल कौशल विकास योजना है जो आप ध्यान रखेंगे। चूंकि मैं पहले ही बताया था कि जो भी योजनाएं हैं, ठीक है ना, उससे 2020 में टोटल लगभग 9 क्वेश्चन पूछा था। तो जो भी योजनाएं दे रहे हैं उस पर डबल स्टार लगाकर इसको 1-2 बार आप आसानी से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत में अपराध, ठीक है ना, द क्राइम इन इंडिया। तो ये होता है मतलब कि NCRB, ठीक है ना, NCRB द्वारा मतलब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा क्राइम इन इंडिया प्रस्तुत किया गया। अब ये जो था 68 संस्करण है, ठीक है। इसका तो पूछेगा कौन सा राष्ट्रीय, भारत में राष्ट्रीय अपराध क्राइम का जो है कौन सा संस्करण था, तो 68 था, ठीक है। तो इसमें टोटल जो अभी तक प्रति वर्ष जो आंकड़ा है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें 660,128 तक अभी केस जो प्रति वर्ष रजिस्टर किया गया है, किसके द्वारा, NCRB द्वारा, ठीक है ना। पहले वर्ष 2019 के तुलना में
2020 में 28% जो कि कहीं न कहीं जो क्राइम है जो बढ़ा, ये याद रखिएगा। 2019 के तुलना में 20 में जो कि कितना 28% है जो कि बढ़ा है। यदि इसी में बात करते हैं टोटल साइबर क्राइम की बात करते हैं, साइबर अपराध की बात करते हैं, जो खास करके बैंक से पैसे फर्जीवाड़ा करना, ओटीपी बताना, खास करके जो अमताड़ा वाला जो घटनाएं हैं उसको देखकर टोटल क्राइम जो 2019 की तुलना में 21-20 में जो है टोटल 11.8% जो है कहीं न कहीं इंक्रीज हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद है शून्य अभियान, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य कैंपेन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नीति आयोग प्लस RMI प्लस MRI द्वारा 5 सितंबर 2000 को शुरुआत किया गया था। इसका मेन जो लक्ष्य था कि शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहन को बढ़ावा देना, जो ऐसी व्हीकल को हम प्रमोट करेंगे जिसका जो एमिशन हो, ठीक है ना, एमिशन या पॉल्यूशन हो बिल्कुल जीरो हो। अब इस पॉल्यूशन को करने के लिए क्या इलेक्ट्रिकल ई वाहन, ठीक है ना, को प्रमोट किया जाएगा। तो खास करके जो शहरी एरिया है, याद रखिए ग्रामीण नहीं, शहरी एरिया में इलेक्ट्रिकल वाहनों को आजमाए जाने में तेजी लाना है। तो ये ध्यान रखिए, शहरी ग्रामीण नहीं, तो एक कंफ्यूज करने के लिए देगा, शहरी योजना करने के लिए होगा, मेन इसका मोटो है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, ठीक है, तो इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसमें खासकर पुलिस, न्यायपालिका, कारागार एवं कानूनी सहायता से पर भारत के राज्यों को रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है। इसका जारीकर्ता कौन है? टाटा ट्रस्ट, याद रखिएगा, टाटा ट्रस्ट, ये याद रखना है। प्रथम संस्करण 2019 में तथा दूसरा जो संस्करण है 28 जनवरी 2021 में किया गया। इसमें प्रथम जो है स्थान है वो कौन सा है? महाराष्ट्र, जबकि उत्तर प्रदेश का 18 में स्कोर कितना है? 3.15, ये याद रखिएगा। और सबसे मतलब छोटे राज्यों में सबसे प्रथम स्थान कौन सा है? त्रिपुरा, 4.57। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है आपको, जैव ईंधन यानी विश्व जैव ईंधन, ठीक है। तो इसमें एक आ गया 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बायोफ्यूल क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जैसा कि पता है पॉल्यूशन कहीं न कहीं अपने स्तर पे है, उस पॉल्यूशन को ओवरकम करने के लिए जो खास के डीजल है, पेट्रोल है, उसको कम करने के लिए बायो मतलब कि बायो डीजल का मतलब जो फूड बेस, ठीक है, या प्लांट बेस, जो भी बात के मतलब आपको ईंधन का उपयोग किया जाता है उसको बायो डीजल कहते हैं, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन कौन सा हुआ? जो बायोमास बेस्ड कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसको क्या करना? ओवरकम करना है। उसकी जगह उसको रिप्लेस करके हमको गैर जीवाश्म ईंधन को महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जैसे CNG हो गया, PNG हो गया, बायोगैस हो गया, इस तरह को हम सौर ऊर्जा हो गया, इस सब चीज़ों को जब बढ़ाएंगे तब जाकर कहीं ना कहीं एक बेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट होगा आवर सोसाइटी के लिए, जो कहीं ना कहीं हम लोग को एक हेल्थ के लिए बेटर होगा और प्लस आने वाला पर्यावरण के लिए, प्लस एक जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है जो मतलब इंटरजेनरेशनल पीढ़ियों के लिए, उसके लेकर कहीं ना कहीं हम लोग लक्ष्य को हासिल करेंगे। ये आज जो भारत सरकार द्वारा दिया गया योजना के लिए इसको किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक कह रहा हूं कि योजनाएं जितना भी आपको बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से, चूंकि 9 क्वेश्चन 2020 में आया था, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक है, तब 2.0 समझना है, ठीक है। ये 2.0 अगला चरण है। 1 मई 2020 को स्वच्छ ईंधन लिखा गया, ईंधन और बेहतर जीवन, ठीक है, किस नारे के साथ प्रधानमंत्री द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ये शुरुआत जो हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से, ठीक है ना, इसका हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का लिखा हुआ बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उज्ज्वला की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मगर यदि जब हम बात करेंगे उज्ज्वला 2.0 का, तो जब उज्ज्वला 2.0 बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में ही है, महोबा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया था। यहाँ कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। चूंकि उज्ज्वला की बात करेंगे हम लोग तो होगा बलिया, ठीक है। और यदि बात के मतलब उज्ज्वला 2.0 की बात करेंगे तो महोबा,
ये दोनों कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। यही एक बेसिक डिफरेंस है। 2.0 महोबा और उज्ज्वला जो स्टार्ट की गई थी, या कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसमें मेन बात ये ध्यान रखना कि जो खास करके वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के, जो एक स्वच्छ ईंधन को वहन नहीं कर पा रहा है, वो पूर्ति नहीं कर रहा है, वो कोयला, लकड़ी, कोयला उपले से खाना अभी तक बना रहा है, उसको ठीक करने के लिए, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पीएम द्वारा एक उज्ज्वला योजना, जो एलपीजी गैस मुफ्त में दिए जाने के प्रयास किया गया था। इसमें क्या था कि जो 2.0 है उसमें ये कहा गया था कि इसके तहत लाभार्थी को पहला जो रिफिल और प्लस जो उसका जो सिलेंडर है उसको मुफ्त में दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण एवं वंचित परिवार को। ये आपको मेन पॉइंट था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आज का हम लोग क्लास यहीं रखते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक आपको वीडियो पसंद हुआ है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।